एक कमोडिटी जिसमें आया एक ट्विस्ट। आपके पेट्रोल पंप की प्राइसेस से लेके इंडिया के जीडीपी ग्रोथ तक सबको हिला सकता है। क्या रशियन इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? साथ ही यूएस का टैरिफ शॉक इंडिया के एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स के लिए आया है और इसका इंपैक्ट सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं रहेगा। इससे निकलने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? और स्टॉक मार्केट के सरफेस स्टेबिलिटी के पीछे एक क्वाइटली बिल्डिंग स्टॉर्म है, जहां मिड कैप वैल्यूएशंस का बबल रियलिटी चेक फेस कर रहा है। एंड ट्रम्प टैरिफ्स आर नॉट द ओनली कल्प्रिट हियर। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड टुडे वी आर कवरिंग दीज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज। एक सिंगल कमोडिटी पर इंडिया की इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है कि उसके बिना हमारे पेट्रोल पंप से लेकर एक्सपोर्ट मार्जिन्स तक सब हिल सकता है, और वो है रशियन ऑयल। आज इंडियन रिफाइनरीज का लगभग 38% फीड स्टॉक रशिया से आता है। ये ऑयल सस्ता भी है, प्लस डीजल और जेट फ्यूल का आउटपुट भी ज्यादा देता है और इसका सप्लाई भी रिलायबल है। FY25 में हमने रशिया से 88 मिलियन टन्स ऑयल इंपोर्ट किया। जुलाई में तो नेट इनफ्लो ऑन एन एवरेज 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे था, जो चाइना के इंपोर्ट से भी ज्यादा था। पर अब एक ट्विस्ट आ गया है। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पे एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया, स्पेसिफिकली बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल लेना कंटिन्यू कर रहा है और इससे लगभग $27 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली हिट हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडिया को रशियन ऑयल लेना बंद करना पॉसिबल है? टेक्निकली इंडियन रिफाइनरीज मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉस्ट बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट के हिसाब से नॉन रशियन क्रूड इंडियन रिफाइनरीज को $5 पर बैरल महंगा पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा $3 to $5 बिलियन एनुअल कॉस्ट आएगा। और अगर मार्केट स्ट्रेस्ड हुआ तो ये बिल $7 to $11 बिलियन तक पहुंच सकता है। बट प्रैक्टिकली अगर रशियन ऑयल रिप्लेस करना है तो ये रिप्लेसमेंट कहां से आएगा? वेल, मोस्टली 60 to 70% ऑफ रिप्लेसमेंट मिडिल ईस्ट से और बाकी यूएस, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से आ सकता है। पर ये सब ऑयल रशियन क्रूड के कॉस्ट, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी से परफेक्ट मैच नहीं है। यूएस या वेस्ट अफ्रीकन ऑयल लाइटर है, जिसमें गैसोलीन ज्यादा निकलता है बट डीजल कम निकलता है। इसमें डोमेस्टिक फ्यूल इकोनॉमिक्स और एक्सपोर्ट्स दोनों पे प्रेशर होगा। मिडिल ईस्ट के ऑयल रशियन ऑयल से क्वालिटी में क्लोज है, बट इसमें प्राइस एडवांटेज का स्कोप कम है क्योंकि उनकी प्राइसिंग टाइटली कंट्रोल्ड है। इसके बीच एक इंटरेस्टिंग केस है नायारा एनर्जी का। रशिया बैक्ड ये रिफाइनरी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरी है। इनके पास इंडिया की 8% रिफाइनरी कैपेसिटी और 6000 प्लस पेट्रोल पंप्स हैं। लेकिन EU सैंक्शंस के चलते शिपिंग डिसरप्शन, डोमेस्टिक रूल्स, लीडरशिप चेंजेस सब कुछ एक साथ चल रहा है। और अब यूएस प्रेशर के चलते ऐसे इंडिया रशिया के जॉइंट बिजनेसेस का फ्यूचर क्या होगा, उस पर अनसर्टेनिटी का क्लाउड बन गया है। तो बॉटम लाइन ये है कि रशिया से ऑयल लेना सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, जियोपॉलिटिक्स का भी खेल है। और इस गेम में हर डिसीजन का प्राइस लिटरल भी है और पॉलिटिकल भी। दूसरी स्टोरी इज अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द टैरिफ्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लगने से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तक हिल सकती है। लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया के एक्सपोर्ट्स का लगभग 18% यूएस जाता है। कुछ कैटेगरीज में जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, स्मार्टफोन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ये शेयर 30 to 40% तक है। यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स अलोन इंडिया के जीडीपी का 2.2% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक एस्टिमेट से अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए 50% टैरिफ लगता है तो जीडीपी ग्रोथ 80 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.8% तक गिर सकती है, विच इज ह्यूज। पर साथ ही ये एक वेकअप कॉल भी है। एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस बूस्ट करनी होगी। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये टाइम है डाइवर्सिफाई करने का। EU, UK जैसे पार्टनर्स के साथ FTAs पुश करो और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स फास्ट ट्रैक करो। शॉर्ट टर्म में कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स सजेस्ट हुए हैं। पहला, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कोविड में एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट के लिए लॉन्च हुआ था, वो वापस से रिवाइव कर सकते हैं ताकि कैंसल्ड ऑर्डर्स के बीच लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए। दूसरा, RBI टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग यूज करता है, जिससे बैंक्स को एक्सपोर्ट के लिए चीप लोन्स देने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स से भी ट्रेड डिसरप्शन से अफेक्टेड सेक्टर्स को कुशन दे सकते हैं। चौथा, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के की इनपुट्स पे जीएसटी एग्जेम्पशंस और एक्सपोर्टर्स के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशंस कंसिडर किया जा सकता है। इन शॉर्ट टर्म रिलीफ्स के अलावा मीडियम और लॉन्ग टर्म लैंड रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया में प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में 58 डेज लगते हैं, जबकि न्यूजीलैंड 3.5 डेज में यह काम खत्म करता है। लैंड डिस्प्यूट सिविल लिटिगेशन का 66% है।
ये बॉटलनेक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों को हिट करता है। मार्केट एंगल से देखो तो एक्सपोर्ट हेवी स्टॉक्स पे ऑलरेडी प्रेशर है। टेक्सटाइल्स, जेम्स, केमिकल्स, ऑटो एसिलरी, सी फूड सब गिर रहे हैं। अगर टैरिफ्स परसिस्ट किए तो लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स फर्दर कट करने पड़ सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ट्रम्प टैरिफ्स एक जियोपॉलिटिकल हेडलाइन जरूर है, लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ ट्रेड टॉक्स नहीं बल्कि डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस का रियल बूस्ट भी है। तीसरी स्टोरी इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप स्टॉक्स वेयर ट्रम्प टैरिफ्स आर नॉट द ओनली कल्प्रिट। देखो, इंडेक्सेस अभी रिलेटिवली स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रीसेंट मंथ्स में स्टॉक ज्यादा गिरे हैं, स्पेसिफिकली मिड कैप स्टॉक्स जो काफी हाई वैल्यूएशंस पे थे। इसके ब्लेम में सबसे पहला नाम आता है ट्रम्प टैरिफ्स का, लेकिन सच ये है कि एक्चुअल कल्प्रिट वैल्यूएशंस हैं जो ऑलरेडी स्काई हाई थे और अब अर्निंग्स के साथ जस्टिफाई नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम करता है। एसीज, वॉशिंग मशीन्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए डोमेस्टिक ब्रांड्स को सर्व करता है। पिछले 5 साल में स्टॉक ₹9 से ₹800 तक गया, 145% एनुअल रिटर्न। पर जब वैल्यूएशन इतना हाई हो जाता है, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में 35% डाउन है। इसका रीजन ये है कि Q1 प्रॉफिट्स 20% ईयर ऑन ईयर गिरे हैं और सीक्वेंशियली 54% का ड्रॉप है। ब्रोकिंग फर्म्स ने FY26 के अर्निंग्स एस्टिमेट 35% कट कर दिए और प्राइस टारगेट भी 35% गिर गया। एंड यस, क्रैश के पहले ये स्टॉक 90x PE पे ट्रेड कर रहा था, अब 52x पे है, which still seems expensive as compared to the industry PE which is around 27.7x। मैनेजमेंट ने भी रेवेन्यू के ग्रोथ का प्रोजेक्शन FY26 के लिए कट करके 17 to 19% कर दी, जो पहले 30% था। और पीजी अलोन नहीं है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, लॉरस लैब्स, सोलार इंडस्ट्रीज, मैक्स हेल्थकेयर सभी 100x के आसपास PE पे ट्रेड कर रहे हैं। इनका मोट ये था कि ग्लोबल शॉक से बचे हुए थे, पर अब इन पे भी इंपैक्ट आ रहा है। ट्रम्प टैरिफ से डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन डिमांड को हिट कर सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मिड कैप बबल बन रहा है। लार्ज कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन गैप अब 11x है। निफ्टी 50 21x PE है वर्सेस निफ्टी मिड कैप 150 का 32x PE है। ये गैप एक साल पहले 21x था। मतलब पिछले साल थोड़ा रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन अब भी ज्यादा है। तो एज पर एक्सपर्ट्स ये टाइम रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करने का है, स्पेसिफिकली मिड कैप में जहां रिस्क काफी ज्यादा है, especially when valuations are high and the growth is slow। तो चाहे बात हो रशियन ऑयल के जियोपॉलिटिक्स की, टैरिफ्स के इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट की या मिड कैप्स के वैल्यूएशन बबल की, तीनों स्टोरीज एक कॉमन थ्रेड दिखाती है, इंटरकनेक्टेड रिस्क्स। जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड मूव्स और मार्केट सेंटिमेंट सब एक दूसरे को फीड करते हैं, एंड एज एन इन्वेस्टर ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अस अ लाइक, और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स, क्योंकि सपने अब आजाद है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.